हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। कल हमने आपको पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में बताया था और उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए थे। उम्मीद है आपने सब सॉल्व किया होगा। कुछ लोगों ने उसको कमेंट में भी डाला है। आज मुझे कुछ बच्चों की तरफ से फरमाइश मिला है कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने भेजे हैं सॉल्व करने के लिए, जिसमें एक दीपक तिवारी हैं, SSGM से हैं। उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर फर्स्ट से हैं। इसे आज हम सॉल्व कराएंगे। आप सब लोग ध्यान से इसको देखें और ये उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को नोट्स करेंगे और हल भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, द्विनिषेचन व त्रिक संलयन से आप क्या समझते हैं। द्विनिषेचन व त्रिक संलयन से क्या समझते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, देखिए द्विनिषेचन का मतलब होता है दोहरा निषेचन। जो भी आवृत बीजी पौधे होते हैं, उन आवृत बीजी पौधों में क्या होता है कि जो अंडाशय होता है, उस अंडाशय में बीजांड पाया जाता है और बीजांड के अंदर मेगा स्पोर गुरु बीजाणु बनते हैं। मेगा स्पोर जिसे मदर सेल कहते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है। ये आपको पता है कि ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये है अंडाशय ओवरी। ये स्त्री केसर होते हैं, फीमेल पार्ट्स होते हैं प्लांट के। इसके ये 3 पार्ट होते हैं। अब देखिए यहां पर जब ये वो अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है, इस बीजांड में अगर हम बात करें, जो मेगा स्पोर मदर सेल होता है, मेगा स्पोर मदर सेल, ये क्या करता है, अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप लगातार विभाजित होता है। इसमें पहले 4 सेल बनते हैं, 4 के बाद फिर ये 8 बन जाते हैं। 3 4 5 6 7 8 सेल बन जाते हैं। 8 के बाद ये 4 4 के ग्रुप में ये 2 साइड पर अलग हो जाते हैं। 4 ऊपर हो जाते हैं और 4 नीचे हो जाते हैं। चारों में केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि अब ऊपर और नीचे से एक एक सेल जो होती हैं, ये आपस में ये जुड़ जाती हैं, जाइगोट के रूप में ये जुड़ जाती हैं। तो ऊपर 3 सेल बचते हैं और नीचे भी 3 सेल ही बचते हैं। ठीक है। तीनों जो तीनों नीचे के हैं उसमें तीनों में केंद्रक है, ऊपर जो तीनों हैं इसमें भी तीनों में केंद्रक है। तो इस तरह से 6 सेल हुए और 6 केंद्रक हुए। अब जो दोनों तरफ से एक एक सेल निकले हैं, ये जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद बीच में आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये जाइगोटिक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो दोनों जुड़ते हैं इसको कहते हैं द्विक संलयन। इसको कहते हैं द्विक संलयन। क्लियर। ये द्विक संलयन हो गया। अब इस स्ट्रक्चर का जो नाम होगा वो क्या होगा, देखिए इसमें था 4 ऊपर 4 नीचे और चारों में केंद्रक ऊपर भी, चारों में केंद्रक नीचे भी। तो 8 कोशिका और 8 केंद्रक थे। यहां पर आप देखेंगे तो 3 ऊपर कोशिका, 3 नीचे कोशिका और तीनों में जो है ये केंद्रक इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये 6 कोशिका के साथ 6 केंद्रक है। बीच में जो सेल, एक सेल का निर्माण होता है उसमें 2 केंद्रक है। तो अब आप देखेंगे तो इसमें कुल सेल जो होते हैं 3 3 6 और बीच में एक 7। तो इसको हम कहते हैं 7 सेल। और इसके न्यूक्लियस कितने हैं, केंद्रक 3 3 6 और बीच में 2 8। तो हो गया 8 न्यूक्लियस। ठीक है।
7 सेल 8 न्यूक्लियस, 7 कोश की 8 केंद्र की संरचना ये कहलाती है, जो कि इसके अंदर हो रही है। ये संपूर्ण संरचना इसके अंदर हो रही है, तो हम इसको यहां पर बना सकते हैं, इसको कंप्लीट रूप में यहां पर बनाएंगे इस तरह से। देखो ये यहां पर बीजांड होता है, यहां पर जो है ये बीजांड एक तरफ होता है, यहां पर मुंह खुला रहता है। तो जो मुंह खुला रहता है इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। ठीक है, ये बीजांड है, बीजांड के जो खुले हुए मुंह है उसको बीजांड द्वार कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, अब क्या होता है, आपको पता है कि परागण होता है, और परागण में क्या होता है कि जो परागकण होते हैं, जो यहाँ पर ये जो एंथर है, जो परागकोश है, इस परागकोश में क्या होता है, अगर हम इसको कटिंग करके देखते हैं तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से दिखती है। इसमें सब परागकण भरे रहते हैं। ये जो परागकण होते हैं ना, ये कहाँ आते हैं, वर्तिकाग्र पर। तो इस क्रिया को क्या कहा गया, परागण कहा जाता है। परागण, परागण बताया जा चुका है कि 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। अब देखिए ये जो परागकण है, ये परागकण जैसे ही वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यहाँ पर क्या होता है ना कि ये चिपचिपा पदार्थ होता है, म्यूसिलेज होता है, वहां पर ये चिपक जाते हैं, और यहाँ पर कुछ पोषक तत्व होते हैं जिनको ये ग्रहण करके अंकुरित हो जाते हैं, और जब अंकुरित हो जाते हैं तो ये परागनली बनाते हैं। बहुत सारे परागकण यहाँ पर चिपके रहते हैं, सब छोटी छोटी परागनलियों का निर्माण करते हैं। कोई एकाध परागकण ही होता है जो परागनली का निर्माण करता है। तो अब ये परागनली बनाते 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 ये वर्तिका से होते हुए अंडाशय में पहुंचता है, और अंडाशय से आकर के बीजांड द्वार जो है इसी से आकर के जुड़ जाता है। तो इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। ठीक है, अब देखिए जो परागकण होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। परागकण का जो आउटर लेयर होता है वो टैपिटम कहलाता है। टैपिटम, टैपिटम कह रहा हूं। स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन ये बहुत हार्ड होता है, हाईली एसिड में भी नष्ट नहीं होने देता है। परागकण 2 भागों में टूटता है, और 2 भागों में टूटता है तो 2 कोशिकाएं बनती है। छोटी कोशिका को हम कहते हैं जनन कोशिका, और जो बड़ी कोशिका होती है इसको हम कहते हैं काई कोशिका। ठीक है, अब देखिए जब ये इस रूप में ये परागकण वर्तिकाग्र पर आता है, तो परागकण का जो काई कोशिका है ये अंकुरित होता है, और अंकुरित होने के बाद ये परागनली बनाता है। तो ये जो परागनली बन रही है वो काई कोशिका के द्वारा हो रही है। तो आपको याद रखना है कि काई कोशिका परागनली का निर्माण करती है। ठीक है, क्लियर। अब जब ये परागनली बन गई तो ये जनन कोशिका का जो जनन केंद्रक है, इसे हम नर केंद्रक कहते हैं, ये परागनली के अंदर आ जाती है। परागनली इसका रास्ता है, ये रास्ता बन गया है, और ये इस रास्ते से इसको पहुंचना कहाँ है, बीजांड में पहुंचना है। तो अब देखिए जैसे ये बीजांड द्वार के पास आती है, ये यहां आने के बाद ये 2 भागों में टूट जाती है, 2 नर केंद्रकों में। इसको नर केंद्रक कहा जाता है, नर केंद्रक। ये यहां पहुंचती है तो 2 नर केंद्रकों में टूट जाती है। ठीक है, 2 नर केंद्रकों में टूट जाती है। इसके बाद क्या होगा, एक जो नर केंद्रक है वो यहां से सीधे चला जाता है। ये जो बीज की ध्रुवीय कोशिकाएं हैं, याद रखिएगा, बीज की कोशिकाओं को हमने जो द्विक संलयन था इसको हमने नाम दिया है ध्रुवीय कोशिकाएं। देखो पहले 2 कोशिकाएं जुड़ी थी तो इसका नाम था द्विक संलयन।
ठीक है। दूसरा वाला जो नर नर केंद्रक है वो बीजांड द्वार के पास वाली कोशिकाओं से आकर के जुड़ जाता है, और इस तरह से यहाँ पर 3 कोशिकाएं पहले से थी, एक कोशिका और जुड़ गई, तो ये चतुष्क संलयन हो गया, यानी 4 कोशिकाएं यहाँ पर आपस में 3 कोशिकाओं के साथ एक और जुड़ गई, तो 4 यहाँ बन गए, तो इसका नाम पड़ा चतुष्क संलयन। इसको कहते हैं चतुष्क संलयन या चतुष्क संरचना। ठीक है। अब देखिए, ये जो ध्रुवीय कोशिका से एक नर केंद्रक जुड़ा है, तो पहले द्विक संलयन था, तो ये अब क्या हो गया, ये अब हो गया त्रिक संलयन। त्रिक संलयन समझ में आ गया। तो ये आपने प्रश्न पूछा था कि त्रिक संलयन क्या है। परागण क्रिया के पश्चात जब परागकण परागनली का निर्माण करते हैं और उसमें परागकण के नर केंद्रक बीजांड द्वार से होते हुए, जब बीजांड द्वार से होते हुए बीजांड के अंदर प्रवेश करते हैं, तो एक नर केंद्रक द्विक संलयन वाली ध्रुवीय कोशिकाओं से जुड़ जाता है और इस तरह से इस त्रिक संलयन का निर्माण करता है। इसे ही त्रिक संलयन कहा जाता है। तो पहला तो आपका ये आंसर मिल गया। और दूसरा है द्विनिषेचन। देखिए, पहले यहां पर त्रिक संलयन हुआ, एक निषेचन यहां हुआ, दूसरा यहां पर जो जुड़ा है ये हो गया चतुष्क संरचना। तो यहां पर 2 निषेचन हो रहे हैं, फर्स्ट त्रिक संलयन और सेकेंड चतुष्क संरचना। तो ये दोनों मिला करके 2 निषेचन एक जगह हो रहा है, एक साथ हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है दोहरा निषेचन। तो इसमें आपको दोनों के आंसर मिल गए। पहला त्रिक संलयन, इसमें एक नर केंद्रक द्विक संलयन से जुड़ा और इसमें त्रिक संलयन बना लिया। और यहाँ पर जो ये सम्मुख कोशिकाएं होती हैं, बीजांड द्वार के पास जो कोशिकाएं होती हैं, इनको सम्मुख कोशिकाएं सिनर्गिड सेल कहते हैं। और जो बीजांड द्वार के अपोजिट दूर होती हैं, इनको प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडाल सेल कहते हैं। इसको प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडाल सेल कहते हैं। ठीक है। और इसको सम्मुख कोशिकाएं कहते हैं। तो उम्मीद है छात्रों कि आपको समझ में आ गया, और स्पेशली दीपक आपको समझ में आ गया होगा, आप संतुष्ट होंगे। अब आपको दूसरा आंसर मैं बता रहा हूँ। ये दूसरा आंसर इन्होंने पूछा था कि पुष्प संरचना का सचित्र वर्णन, तो ये आप सबने पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये फ्लावर है, और फ्लावर जो होता है, जो पुष्पी पौधे होते हैं, वो एंजियोस्पर्म प्लांट कहलाते हैं, आवृत बीजी पौधे। आवृत बीजी पौधों में फ्लावर पाए जाते हैं, और ये फ्लावर 2 प्रकार के होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें केवल नर पुष्प होते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मादा पुष्प होते हैं। तो इस तरह के पौधों को एक लिंगी या यूनिसेक्स कहते हैं। लेकिन ये जो पुष्प आपको दिख रहा है, इसमें दोनों पार्ट हैं। इसमें ये वाला जो पार्ट है ये मादा पार्ट है, और दूसरा ये जो पार्ट है ये आपका नर पार्ट है। तो इसमें जो नर पार्ट है, इसमें जो ऊपर आपको इस तरह से ये दिख रहा है फुला हुआ भाग है, ये बाइलोब्ड होता है, द्विपाली जैसे 2 उंगलियां आपस में सटी होती हैं, तो ये इस तरह से होता है। इसको परागकोश कहते हैं, और इसके डंठल को फिलामेंट या पुतंतु कहते हैं। परागकोश के अंदर लाखों की संख्या में परागकण बनते हैं, और परिपक्व होने के बाद जब स्फुटन होता है तो ये परागण कर जाते हैं, अर्थात वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो परागकण जो होता है ये नर युग्मक है, ये है नर युग्मक। आपने प्रश्न भी पूछा है कि नर युग्मक के बारे में बताइए, तो पौधों में जो परागकण है वो नर युग्मक है। सेकंड आइए, यहाँ पर देखिए अंडाशय है, अंडाशय के अंदर गुरु बीजाणु बनते हैं, और अंडाशय अंडाकार होता है, वो किसी किसी में गोलाकार भी होता है। अंडाशय ऊपर की तरफ जब जाती है तो ये पाइप के समान हो जाती है, नलिकाकार है, जो अंदर से खोखली होती है, इसको वर्तिका कहते हैं, इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। और सबसे ऊपरी पार्ट ये जो होता है ये वर्तिकाग्र होता है। परागकण यहीं पर आकर के चिपकते हैं, यानी परागण करते हैं। तो ये संपूर्ण संरचना जो अंडाशय से लेकर वर्तिकाग्र तक है, इसको स्त्री केसर या जायांग कहते हैं, जो कि मादा भाग है, या गाइनोइसियम कहते हैं, और जबकि नर भाग को एंड्रोइसियम कहते हैं। तो
अंडाशय के अंदर बीजांड है, बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु बनते हैं और वे जो गुरु बीजाणु होते हैं वे मादा युग्मक कहलाते हैं और परागकोश के अंदर नर युग्मक कहलाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें 2 प्रश्नों के उत्तर मिल गए। पहला तो यह है कि जो पुष्प है, पुष्प की संरचना, और पुष्प की संरचना में एक चीज और समझ लीजिए कि जो पुष्प में सबसे नीचे की तरफ ये जो भाग होते हैं ये हरा होता है। कभी भी पुष्प को देखेंगे तो नीचे पत्तियों जैसे हरी संरचना होती है, इसको बाह्य दल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सीपल कहते हैं। और ये 2-3 की संख्या में होते हैं तो इसके समूह को बाह्य दल पुंज कहते हैं, बाह्य दल पुंज या कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, इस ये जो भाग है बाह्य दल के ऊपर ये पंखुड़ियां होती हैं, कलर होती हैं, रंगीन होती हैं, जो पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होती है, कीटों को परागण क्रिया के लिए आकर्षित करती हैं और इन्हें पंखुड़ी भी कहते हैं या दल कहते हैं। इनके समूह को दलपुंज कहते हैं। तो इस तरह से पुष्प में कुल 4 संरचनाएं पाई जाती हैं। पहला बाह्य दल, दूसरा दल, तीसरा पुंकेसर और चौथा जो है ये स्त्री केसर। उसमें कुल 4 भाग होते हैं और उभयलिंगी पुष्प है, इसमें 2 युग्मक हो गए, एक नर युग्मक जो कि परागकण है और मादा युग्मक जो कि ओव्यूल्स होता है, जिसे गुरु बीजाणु कहते हैं। ये आपके दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया। आपको 3 प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। चौथा प्रश्न है परागण। देखो, परागण कई बार बताया जा चुका है, बार बार बताया जा चुका है। परागण का मतलब होता है पराग कणों का स्थानांतरण। कभी भी जो नर युग्मक होता है वही स्थानांतरण होते हैं। अगर हम मानव की बात करें या जंतुओं में बात करें तो उसमें भी क्या होता है कि जो नर युग्मक होते हैं वही ट्रांसमिटेड होते हैं। इसमें भी वही हाल है। जैसे अगर ये परागकोश है तो परागकोश के अंदर बनते हैं परागकण और ये वर्तिकाग्र है। ठीक है, तो अगर अपने ही परागकोश का परागकण अपने ही वर्तिकाग्र पर अगर आ जाए, अर्थात यहां आकर के अगर ये चिपकता है तो ये कहलाता है स्वपरागण, ऑटोपॉलिनेशन। ठीक है, लेकिन जब किसी दूसरे पुष्प का परागकण अगर किसी दूसरे जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो इसको कहते हैं पर परागण। समझ में आया? अपने पुष्प के परागकणों का अपने ही वर्तिकाग्र पर जाना स्वपरागण होता है और दूसरे जाति के या दूसरे पुष्प के जो परागकण होते हैं वो अगर दूसरे वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो ये पर परागण होता है। एक जातियों के पुष्पों में स्वपरागण होता है और दूसरे जातियों के पुष्पों में पर परागण होता है। और अपने ही पुष्प में स्वपरागण होता है, लेकिन अगर कोई दूसरा पुष्प है तो उसमें पर परागण होता है। अर्थात परागण के 2 प्रकार हैं। परागण का सिंपल परिभाषा है कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है और यदि अपने ही पुष्प का परागकण अपने ही वर्तिकाग्र पर जाता है तो स्वपरागण। अगर किसी दूसरे जाति का या दूसरे पौधे के पुष्प का परागकण किसी दूसरे अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर जाएगा तो ये पर परागण है। ये आपका आंसर है। देखो, इसमें एक प्रश्न पूछा गया था, परागकण की संरचना का नामांकित चित्र बनाए। तो परागकण की संरचना को हमने पहले बता दिया है जब हम द्विक संलयन और क्या बोलते हैं वो त्रिक संलयन और दोहरा निषेचन बता रहे थे। उसमें हमने परागकण के संरचना के बारे में बताया था, जिसमें 2 कोशिकाएं होती है, जनन कोशिका और कायिक कोशिका। तो उसकी जरूरत नहीं हो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न है बहुभ्रूणता को उदाहरण सहित समझाइए। तो बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनी क्या है? ठीक है, बहुभ्रूणता जब एक बीज के अंदर कोई भी एक बीज है, आपको पता है कि एक बीज में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन अगर इसके अंदर एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, एम्ब्रियो हो जाते हैं, तो इसको बहुभ्रूणता कहते हैं। अर्थात एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण निर्माण की क्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह नींबू में होता है, संतरे में होता है, मौसमी में होता है, और मौसमी कहते हैं कि मौसमी कहते हैं मुझे नहीं पता। तो
ये आप जान लीजिए कि अगर एक बीज के अंदर अधिक भ्रूण होते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। नेक्स्ट है विपुंसन। विपुंसन को समझाइए। विपुंसन क्या है? देखो, विपुंसन का मतलब होता है कि जो पुष्प होता है उस पुष्प से अगर हम पुंकेसर अर्थात कोई भी पुष्प है तो उस पुष्प से हम ये जो पुंकेसर है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये पुंकेसर कहलाता है। अगर हम इसको यहां से हटा दें, काट करके इसको निकाल देते हैं, किसी पुष्प से अगर अपने ही पुंकेसर को काट करके निकाल दिया जाता है परिपक्व होने से पहले, तो इस क्रिया को विपुंसन कहते हैं और यह स्वपरागण रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है टैपिटम के दो कार्य बताइए। टैपिटम, देखिए जो परागकोश होता है, अगर परागकोश का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है तो ये कुछ इस तरह से होता है। इसके अंदर आपको पता है कि ये नलिकाकार संरचना होती है और इसमें ये ट्यूब में परागकण भरे होते हैं। इसके बाहर ये 4 लेयर होती है, ये टोटल 4 लेयर की होती है। मतलब सबसे आउटर लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, उसके अंदर वाले को एंडोथीसियम कहते हैं, फिर बीच वाले को मिड लेयर कहते हैं, मिडिल लेयर कहते हैं। सबसे आंतरिक जो भाग होता है इसको हम कहते हैं टैपिटम। तो ये टैपिटम के बारे में पूछा गया है। टैपिटम क्या है? देखो, टैपिटम में केंद्रक होता है और प्रत्येक टैपिटम में 2 केंद्रक होते हैं, यानी ये केंद्रकीय संरचना है। द्विकेंद्रकीय संरचना है। टैपिटम में परागकणों का निर्माण होता है और इसमें परागकणों का पोषण भी होता है। ये सबसे आंतरिक परत है जिसमें बहुत सारे इसमें केंद्रक युक्त कोशिकाएं भरी होती हैं, द्विकेंद्रकीय कोशिकाएं होती हैं और ये परागकणों का पोषण करती हैं। नेक्स्ट है अनिषेक फलन तथा अनिषेक जनन। देखो, अनिषेक फलन, अनिषेक फलन का मतलब होता है बिना निषेचन के, बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। और अनिषेक जनन का मतलब होता है बिना निषेचन के बीज निर्माण को अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे केला है, आलू है, आलू में भी बीज का निर्माण नहीं होता है, केले में नहीं होता है। ये सब अनिषेक जनन के उदाहरण है, अनिषेक फलन के उदाहरण है। मतलब सीधा सा अर्थ है कि अगर बिना निषेचन के फल बन रहा है तो अनिषेक फलन कहते हैं, बिना निषेचन के अगर बीज बन रहा है तो इसे अनिषेक जनन कहते हैं।